A very good evening to all social science class 10th स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम 2027 की प्रिपरेशन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। ऑप्शन ए, पावर इज़ कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। नहीं, ये यूनिटी गवर्नमेंट में होता है। ऑप्शन बी, पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यस, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि फेडरलिज्म में पावर डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं। ये मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है फेडरलिज्म में, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 है बेटा, इन अ यूनिटी सिस्टम व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या रिलेशन या क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यूनिटी गवर्नमेंट में। ऑप्शन बी, स्टेट गवर्नमेंट हैव ऑटोनोमस पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंटर। ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। यस, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट पे यूनिटी सिस्टम में, राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरेशन। जुरिस्डिक्शन के मामले में क्या चीज़ सही है फेडरल गवर्नमेंट में। ए, इट इज़ डिवाइडेड डायनेमिकली बाय द रूलिंग पार्टी। रॉन्ग। बी, इट इज़ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द स्टेट्स एवरी 5 ईयर्स। ये भी गलत है। सी, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड एंड गारंटीड। ये सही है। फेडरलिज्म में सारी जो टायर ऑफ गवर्नमेंट है या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाइड होती है और गारंटीड होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, क्या वो एक्सरसाइज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, क्या वो एक्सरसाइज कर सकती है, और अगर लोकल गवर्नमेंट है तो उसकी क्या सेपरेट पावर्स होंगी, किन पावर्स को वो गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर सकती है, राइट। क्वेश्चन 4 है बेटा, इन अ फेडरल सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, राइट। ऑप्शन रीज़न है, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर्स ऑफ देयर ओन फॉर विच दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बेटा सही हैं, और जो रीज़न है वो परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 5 है, what is the fundamental difference between coming together and holding together federation। coming together और holding together federation में fundamental difference क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, द मेथड बाय विच द फेडरेशन इज फॉर्म। ऑप्शन सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, द रोल ऑफ जुडिशरी। ये जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो मेथड होता है, किस मेथड से फेडरेशन फॉर्म हुई है, राइट। तो मेथड के बेसिस पे डिवाइड होती है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें से कौन सी कंट्री में कमिंग टुगेदर फेडरेशन के मेथड से बनी है। ए, इंडिया। बी, स्पेन। सी, बेल्जियम। ठीक है, ये तीनों बेटा होल्डिंग टुगेदर हैं। तो कमिंग टुगेदर से क्या बनी है, यूएसए, याद रखिएगा। तो और होल्डिंग टुगेदर से क्या है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट टेंस टू बी रिलेटिवली मोर पावरफुल। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कौन सी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती है या पावरफुल होती है। सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट। क्वेश्चन 8 है बेटा, विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉलोज द होल्डिंग टुगेदर मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो करती हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। क्वेश्चन 9 है बेटा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन ए, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। यस, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि फेडरल गवर्नमेंट सेफगार्ड करती है, प्रमोट करती है कंट्री की यूनिटी को, और अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटीज़ को वो एकोमोडेट करती है एक नेशन में। क्वेश्चन 10 है बेटा, विच टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल फेडरल सिस्टम। क्या दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनकी ज़रूरत है एक अच्छे फेडरल सिस्टम के लिए। ऑप्शन ए, सिंगल सिटीजनशिप एंड सेंट्रलाइज इकोनॉमी। ऑप्शन बी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ये मेन कंसर्न है, राइट, जो आपके फंक्शंस के बाद चैप्टर में दिया गया है।
कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए टू लिव टुगेदर, तभी एक फेडरल सिस्टम में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिलके रह सकती हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। हमारे पास 3 लिस्ट हैं, इसमें हमें ये बताना है कि यूनियन लिस्ट का कौन सा सब्जेक्ट है। ए पुलिस, बी एग्रीकल्चर, सी फॉरेन अफेयर्स, डी ट्रेड यूनियंस। सो सी फॉरेन अफेयर्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 है, वाई आर सर्टेन सब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट। क्यों हम कुछ सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में प्लेस करते हैं। ऑप्शन ए, बिकॉज स्टेट्स डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू मैनेज दैम, ये गलत है। बी, बिकॉज दे रिक्वायर अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री, यस। हम यूनियन लिस्ट में उन्हीं सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जो पूरी कंट्री में सेम होते हैं, राइट, और यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होती है जिन मैटर्स पे। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 है, हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। जितने भी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में मेंशन हैं उस पर कौन लॉ बना सकता है। ए, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट। बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का राइट है टू मेक एनी लॉ। क्वेश्चन 14 है बेटा, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट दैट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आता है। ए, डिफेंस, नहीं। बी, बैंकिंग, नो। सी, मैरिज एंड अडॉप्शन, यस। मैरिज एंड अडॉप्शन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा उस सिचुएशन में, राइट, याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, what happens if there is a conflict between the laws made by the center and state government on a concurrent list subject। अभी जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है फिर उसे ही माना जाएगा इस केस में। क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या हैं 3 लिस्ट के बाद इंडियन फेडरलिज्म में। ए, सब्जेक्ट्स शेयर्ड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट, नहीं। बी, सब्जेक्ट्स दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, येस। मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें थी बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आई, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, साइबर सेल, साइबर क्राइम। तो ये जो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स थे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए, तो इसलिए इन सारे सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखा गया, जिस पे पूरा लॉ कौन बनाती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ये अभी मैंने आपको बताया ऊपर, सिंपल है, द यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन 18 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। इसमें से रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का नाम दिया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 19, असर्शन है, ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। बिल्कुल सही है, सारे स्टेट्स के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। रीज़न, सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस ड्यू टू देयर पेकुलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, ये भी बिल्कुल सही है। लाइक जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट कुछ स्टेट्स हो गए, इनमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो आंसर है ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 20 है बेटा, अंडर विच आर्टिकल डिड जम्मू कश्मीर प्रीवियसली इंजॉय स्पेशल स्टेटस बिफोर इट्स रिवोकेशन। कहने का मतलब है एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के थ्रू, जो बाद में वापस ले लिया गया, और अब जम्मू कश्मीर की कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अब जम्मू कश्मीर में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करती है। वो आर्टिकल था बेटा आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और उसको के पास खुद का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर का 370 था, इन स्टेट्स का है 371। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं बेटा, याद रखिएगा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। क्वेश्चन 22 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर ग्रांटिंग स्पेशल प्रोविजंस टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 में हमने कुछ स्टेट्स को किस रीज़न की वजह से स्पेशल स्टेटस दिया है। इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट द लैंड राइट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिजिनस पीपल। कहने का मतलब है जितने भी ये स्टेट्स हैं यहाँ पे लोगों के लैंड राइट्स प्रोटेक्ट रहें, और वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो मतलब बेसिकली ट्राइबल्स हैं,
उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक, उनके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए हमने इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया है आर्टिकल 371 में। क्वेश्चन 23 है बेटा, हाउ आर यूनियन टेरिटरीज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज क्यों डिफरेंट है स्टेट से? ऑप्शन ए, दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ये गलत है। बी, दे डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ अ स्टेट एंड आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, उनके पास स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें एडमिनिस्टर करती है, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी। इसमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है? ए गोवा, नहीं। बी सिक्किम, नहीं। सी चंडीगढ़, यस, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन 25 बेटा, हाउ कैन चेंजेस बी मेड टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट डिफाइंड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कैसे चेंजेस किया जा सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है? ए, बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द लोकसभा, नहीं। बी, बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, नो। सी, बाय अ 2/3 majority in both the houses of parliament and ratification by at least half of the state legislatures। कहने का मतलब क्या है? कोई भी चेंज पावर शेयरिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तब हो सकता है जब पहली कंडीशन, जो दोनों हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा, उसमें 2/3 majority मिलनी चाहिए और जितने भी स्टेट्स हैं उसमें मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स एग्री होनी चाहिए, तब कोई चेंज हो सकता है पावर शेयरिंग में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 26 है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स हु मेक द फाइनल डिसीजन? ए, द प्राइम मिनिस्टर, बी, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर में, फाइनल डिसीजन होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में। क्वेश्चन 27 है, व्हाट वाज द प्राइमरी बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या प्राइमरी बेसिस था? ए, रिलीजन, बी, इकोनॉमिक वेल्थ, सी, लैंग्वेज, डी, जोग्राफिकल एरिया। लैंग्वेज, जितने भी स्टेट्स बने वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने, राइट, मोस्टली। क्वेश्चन 28 है, वाई डिड सम नेशनल लीडर्स इनिशियली रेसिस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। कुछ नेशनल लीडर्स ने क्यों मना किया था कि लैंग्वेज के आधार पे हमें स्टेट्स नहीं बनाने चाहिए? ए, दे फियर्ड इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, यस, उन्हें डर था इससे हमारा जो देश है वो यूनाइटेड नहीं रहेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। क्वेश्चन 29 है, What has been the actual outcome of creating linguistic states in India? एक्चुअली आउटकम क्या हुआ? हमारे नेशनल लीडर्स ने जो सोचा था, परसेप्शन था, वो तो अलग बात थी, पर एक्चुअली रिजल्ट क्या हुआ? ए, इट वीकेंड द कंट्री बाय क्रिएटिंग डिविजन्स, नो। बी, इट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, यस, इससे हमारा देश और ज़्यादा यूनाइटेड हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टेट्स में ईजी हुआ है। क्वेश्चन 30 बेटा, Which state was formed on the basis of culture, ethnicity और geography rather than language? इन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट कल्चर, इथनिसिटी और जोग्राफी के बेसिस पे बना है, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे? ए, आंध्र प्रदेश, बी, महाराष्ट्र, सी, नागालैंड, डी, गुजरात। तो सी, नागालैंड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 371, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हिंदी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी भाषा का क्या स्टेटस है भारतीय संविधान में? ए, इट इज़ नेशनल लैंग्वेज, नहीं। बी, इट इज़ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, नहीं। सी, इट इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद इंग्लिश, यस, हमारे देश में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वन इज़ हिंदी एंड सेकेंड वन इज़ इंग्लिश, और हिंदी उसमें से एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 32, बिसाइड्स हिंदी हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा वी हैव 21 अदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22, नंबर्स याद रखिएगा। क्वेश्चन 33, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। कुछ शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लैंग्वेज किस शेड्यूल में आती है? फर्स्ट, 6th, 8th कि 10th? इसका आंसर है बेटा 8th शेड्यूल में, याद रखिएगा 8th। क्वेश्चन 34 है बेटा, असर्शन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी सिंगल लैंग्वेज। सही बात है। रीजन, द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फेस्ड। 100%। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question 35 beta, according to original constitution the use of English for official purposes was to stop in which year? A 1950, B 1965, C 1975, D 1990. So the correct option is 1965.
तो जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी तब हमने ये डिसाइड किया था कि 1965 के बाद हम इंग्लिश एज अ लैंग्वेज का यूज़ करना बंद कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि साउथ ईस्टर्न स्टेट्स एडमेंट हो गए थे और वो इंग्लिश को कंटिन्यू चाहते थे एंड दे डू नॉट वांट टू अडॉप्ट हिंदी एज देयर मदर टंग। क्वेश्चन 36 है बेटा, वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू टू यूज़ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर 1965? ए, बिकॉज द ब्रिटिश डिमांडेड इट, नहीं। बी, ड्यू टू वायलेंट प्रोटेस्ट बाय नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पर्टिकुलरली तमिलनाडु, यस। बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था कुछ स्टेट्स में जो नॉन हिंदी बोलते थे, स्पेशली साउथ इंडिया में, और तमिलनाडु उसमें से सबसे टॉप पे था, जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को और उस टाइम की गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ा कि हम यूज़ ऑफ इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे और 1960 में हम इसे बंद नहीं करेंगे। तो हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई, हिंदी और इंग्लिश, फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 37, हाउ इज़ द प्रमोशन ऑफ हिंदी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को कैसे प्रमोट करती है? ए, बाय लीगली फोर्सिंग ऑल स्टेट्स टू यूज़ ओनली हिंदी, नो। बी, बाय मेकिंग हिंदी मैंडेटरी इन ऑल स्कूल्स वर्ल्ड वाइड, नो। सी, थ्रू परसुएशन एंड प्रमोशन बट नॉट बाय इम्पोजिंग इट ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि हिंदी को प्रमोट करे। ज़्यादातर मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिंदी में ही स्पीचेस देते हैं, हिंदी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो ये दिखाता है कि हिंदी को ज़्यादा तवज्जो दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 38 है, विच पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशन? कौन सा पीरियड था जब कई सारी रीजनल का मतलब स्टेट होता है, स्टेट पार्टीज, राइट, का राइज हुआ स्टेट्स में इंडिया में, जिससे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस इफेक्ट हुए? ऑप्शन ए 1950s, बी 1970s, सी 1990s या डी 2010s। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1990s के बाद, राइट। एस का मतलब डिकेड होता है 10 ईयर्स। क्वेश्चन 39 है बेटा, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट क्या है? ए, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पार्टी विद इन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, नो, गलत। बी, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज, यस। जब भी कोई दो पार्टीज साथ में आके सरकार बनाती हैं तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, याद रखिएगा। अलायंस और कॉलिशन दो शब्द हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अलायंस बनता है बेटा इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले, जैसे कि एनडीए अलायंस जिसकी बीजेपी मेन पार्टी है, यूपीए अलायंस जिसकी कांग्रेस मेन पार्टी है, और इस समय इंडिया अलायंस है जिसमें कांग्रेस फिर से मेजॉरिटी पार्टी है उन पार्टीज़ में, राइट। तो अलायंस बनती है इलेक्शन लड़ने से पहले, और इलेक्शन हो जाने के बाद जब दो तीन पार्टीज मिलके सरकार बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं कॉलिशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40 है बेटा, हाउ डिड द एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट इंडियन फेडरलिज्म? एरा ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट ने कैसे इंडियन फेडरलिज्म को इफेक्ट किया? ए, इट वीकेंड स्टेट गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली, नो। बी, इट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यस। इससे एक पावर शेयरिंग का नया कल्चर डेवलप हुआ, और अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन नहीं करती थी, और अब स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंस था अपनी पावर्स खुद एक्सरसाइज करने का। क्वेश्चन 41 है, असर्शन है, इन द पास्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल बाय राइवल पार्टीज, यस, ये सही है। रीजन, आफ्टर 1990 द सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू आर्बिट्ररी डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स, यस, ये भी सही है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है, बट सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे आना और ऐसे लॉज बनाना जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस ना कर सके स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो फर्स्ट असर्शन है उससे मैच नहीं खाता है, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 42 है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द टेकिंग अवे ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिविंग इट टू लोकल गवर्नमेंट? सिंपल है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी पावर्स को एक लेवल से ज़्यादा लेवल पे शेयर किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जब पावर्स को इकट्ठा किया जाता है उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन 43 है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे आइडिया क्या था? ए, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बी, दैट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल, यस।
क्योंकि कई सारे जो मुद्दे हैं वो लोकल लेवल के होते हैं, और लोकल लेवल में लोग ज़्यादा समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो उन्हें बेस्ट सेटल लोकली लोग कर लें, ये बेटर है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया आया था। क्वेश्चन 44 है, इन विच ईयर वॉज अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन टेकन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन इंडिया। कौन सी ईयर लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन का स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? इन द ईयर 1992, याद रखिएगा। क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट? टोटल 5 फीचर्स आपकी बुक में हैं, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ए, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, सही है, ये है। बी, सीट्स आर रिजर्व फॉर SC STs एंड OBCs, ये भी सही है। सी, लोकल गवर्नमेंट आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियली, नहीं, ये गलत है। लोकल गवर्नमेंट डिपेंडेंट है स्टेट गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल मैटर्स में। डी, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, ये भी सही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 46 है बेटा, हु कंडक्ट्स पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस? पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस जो कि स्टेट में होते हैं, इसलिए उन्हें कंडक्ट कराता है बेटा द स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा। 2 कमीशंस होती हैं, एक होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपके सेंट्रल इलेक्शंस कराती है और स्टेट इलेक्शंस कराती है, और स्टेट में लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपल के, उससे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, राइट। क्वेश्चन 47 है, व्हाट डज द स्टेट फाइनेंस कमीशन डू रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट? स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करती है लोकल गवर्नमेंट के लिए? ए, इट ऑडिट्स दियर अकाउंट एंड पनिशेस करप्ट ऑफिशियल्स, नो। बी, इट एग्जामिन्स दियर फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिकमेंड्स द शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द स्टेट एंड लोकल बॉडीज, यस। वो फाइनेंशियल पोजीशन देखती है और रिकमेंड करती है कि कितना रेवेन्यू शेयर करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज़ के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ। क्वेश्चन 48 है, व्हाट इज़ द रूरल लोकल गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज? रूरल लोकल गवर्नमेंट को पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं? फेमस नाम है पंचायती राज सिस्टम से, राइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 49 है, ग्राम पंचायत क्या है? व्हाट इज ग्राम पंचायत? ऑप्शन ए, अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स एंड अ प्रेसिडेंट एट द विलेज लेवल, सिंपल है, ए इज करेक्ट। एक काउंसिल है जिसमें कई सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है विलेज लेवल पे, उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। क्वेश्चन 50 बेटा, व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ ग्राम पंचायत कॉमनली कॉल्ड? प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के? सरपंच कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 51 है, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? ऑप्शन ए, ओनली द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द विलेज, नहीं। बी, डायरेक्टली बाय ऑल अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड ऑफ विलेज, यस। सारी अडल्ट पॉपुलेशन 18 ईयर्स प्लस इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को। व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या है? ऑप्शन ए, द बिल्डिंग वेयर द पंचायत मीट्स। ऑप्शन बी, अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वोटर्स इन द विलेज दैट सुपरवाइजेस द ग्राम पंचायत, यस। एक बॉडी सारे वोटर्स की गांव में जो सुपरवाइज करती है ग्राम पंचायत को, उसे ग्राम सभा कहते हैं। क्वेश्चन 53 है, हाउ ऑफन इज द ग्राम सभा मैंडेटेड टू मीट इन अ ईयर टू अप्रूव द बजट? एक बार मिलना चाहिए, एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ ईयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि कम से कम ग्राम सभा को 2 से 3 बार मिलना चाहिए साल में एनुअल बजट अप्रूव करने के लिए। क्वेश्चन 54 है बेटा, व्हेन अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर व्हाट डू दे फॉर्म? जब कुछ ग्राम पंचायत को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है तो वो क्या बनाती हैं? ए, अ जिला परिषद, बी, अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी, अ पंचायत समिति और ब्लॉक ऑफ मंडल। सो सी इज करेक्ट, अ पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, जब हम ग्राम पंचायत को ग्रुप कर देते हैं एक साथ। क्वेश्चन 55 है, हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति? पंचायत समिति के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? ए, ऑल वोटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, बी, ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। सो बी इज करेक्ट, ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। क्वेश्चन 56 है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ जिला परिषद? जिला परिषद को कौन बनाता है? ए, ऑल द ग्राम पंचायत इन द स्टेट, नो। बी, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट, यस। सारी पंचायत समिति या मंडल्स डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद को बनाते हैं। पॉलिटिकल हेड कौन होता है जिला परिषद का? ए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी, द चीफ मिनिस्टर, सी, द जिला परिषद चेयरपर्सन। सो जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद, याद रखिएगा, चेयरपर्सन। क्वेश्चन 58 है, व्हाट टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज सेटअप इन टाउन्स? टाउन्स में कौन सी लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनाई जाती है? ए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी, ग्राम पंचायत, सी, म्यूनिसिपैलिटी, डी, जिला परिषद। सी, म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाती है टाउन्स में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 59 है बेटा, व्हाट इज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर अ बिग सिटी कॉल्ड? बिग सिटी की बॉडी को हम कहते हैं बेटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं टाउन्स में जो होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 60 है, व्हाट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? ए, द म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, बी, द मेयर, मेयर होता है,
नाम याद रखिएगा, ठीक है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन किसका होता है? म्यूनिसिपैलिटी का होता है। क्वेश्चन 61 है, असर्शन है म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। सही है। रीजन, द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आर हेल्ड डायरेक्टली बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये गलत है क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, अभी पढ़ा था आपने। क्वेश्चन 62 है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज। सही है। सेकंड, इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली फर्स्ट, ए इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन 63 है बेटा, विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रिफर्ड टू एज फेडरलिज्म। कौन सी तरीके की पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म कहते हैं? ए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, बी, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सी, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, सी, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। सो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को हम फेडरलिज्म कहते हैं, जहाँ पावर्स सेंट्रल, स्टेट और एट टाइम्स लोकल गवर्नमेंट के बीच डिवाइड होती हैं। क्वेश्चन 64 है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है उसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ए, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यस, सही है ये। बी, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट्स दैट द एग्जैक्ट लैंग्वेज पॉलिसी स्टेट्स मस्ट फॉलो इंटरनली। कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या डिक्टेट करती है कि जो सेम लैंग्वेज है पॉलिसी उसे सारे स्टेट्स फॉलो करें इंटरनली? नो। सो बी इज फॉल्स स्टेटमेंट। सी, रिकंस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेंथन फेडरलिज्म। यस। डी, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये भी सही है। क्वेश्चन 65 बेटा, विच इंस्टीट्यूशन एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल सिस्टम। सिंपल है, पहले भी पढ़ा है, जुडिशरी, दैट इज द थर्ड टायर ऑफ या थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 66 है बेटा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफ अ सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट हु हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन इट। अगर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो किसके पास पावर है उस पर लॉ बनाने की? यूनियन गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और वो कौन सी लिस्ट में होती हैं चीज़ें? रेसिडुअरी पावर्स में, पढ़ा था स्टार्टिंग एमसीक्यूज में। क्वेश्चन 67 है, इनकरेक्ट पेयर को बताना है। डिफेंस क्या यूनियन लिस्ट में आता है? यस। एग्रीकल्चर क्या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है? यस। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है? यस। करेंसी क्या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है? ये गलत है क्योंकि करेंसी यूनिफॉर्म होगी पूरी कंट्री में, ये इसलिए ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना कि स्टेट लिस्ट का। क्वेश्चन 68 है, वाई वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों बनाई गई थी 1953 में? ए, टू एबॉलिश ऑल स्टेट बॉर्डर्स। नहीं। बी, टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स और लिंग्विस्टिक लाइन्स। यस। कि कौन सी लैंग्वेज के बेसिस पे हमें कौन से स्टेट्स को किस बाउंड्री तक बनाना चाहिए, इसको रिकमेंड करने के लिए हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फॉर्म किया था 1953 में। क्वेश्चन 69 है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस को हमें कंसिडर करना है, इसमें से कौन सी लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आती हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का नेम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एमसीक्यू एग्जाम में आता है तो इट विल बी टफ फॉर यू अगर आपको 22 की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं पता है तो। फर्स्ट है हिंदी, बी सेकेंड है इंग्लिश, थर्ड है पंजाबी और फोर्थ है संथली। तो शेड्यूल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इंग्लिश नहीं आती है, राइट। तो इंग्लिश इज़ नॉट वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन 70 है बेटा, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू। जो फेडरलिज्म की सक्सेस है इंडिया, इसका श्रेय हम किसको दे सकते हैं? ए, द स्ट्रिक्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नो। बी, द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। यस। तो जो जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमारे देश में वर्क कर रही है, ये एक मेन रीज़न है हमारी फेडरलिज्म की सक्सेस का। क्वेश्चन 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर विद अदर्स टू फॉर्म अ बिगर यूनिट रिटेनिंग सोवर्जिनिटी। तो कौन सा एग्जाम्पल है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो एक साथ आ रहा है और अपना साथ एक बड़ा यूनिट बना रहा है, अपनी सोवर्जिनिटी भी मेंटेन किया है? A, the United Kingdom, B, the United States of America. So B is the correct option. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक एग्जाम्पल है इंडिपेंडेंट स्टेट का जो एक साथ आके
सारी अलग अलग स्टेट्स को मिला के एक बड़ा यूनिट बनाता है और अपनी सोवेरेनिटी को रिटेन करता है। क्वेश्चन 72 है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इन फेडरल सिस्टम। तो पैसे से रिलेटेड इंडिपेंडेंस के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है हमारे फेडरल सिस्टम में। ए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। मीन्स पैसा कहाँ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और लोकल गवर्नमेंट के पास, ये क्लियरली लिखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकते हैं और उसका शेयर अपने एज रेवेन्यू ले सकते हैं पब्लिक से। क्वेश्चन 73 है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इशू ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एट द स्टेट लेवल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट पे, उस इशू से कैसे डील करती है। ए, स्टेट मस्ट यूज़ ओनली हिंदी, नो। बी, स्टेट मस्ट यूज़ ओनली इंग्लिश, नो। सी, स्टेट्स कैन हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, येस। कोई भी स्टेट अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकता है जो कि उसकी ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज होगी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए। तो आप अगर साउथ ईस्ट इंडियन स्टेट्स जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे जो भी उनके लेटर्स हैं ऑफिसर में वो उनकी लोकल लैंग्वेज में ही होते हैं, राइट। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल, राइट, केरल में मलयालम एक्सेट्रा। क्वेश्चन 74 है बेटा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन लोकल बॉडीज। ए, इट एलिमिनेटेड ऑल रिजर्वेशंस, नो। बी, इट प्रोवाइडेड मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, STs एंड OBCs, यस। तो जो अमेंडमेंट किया था 1992 में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन का लोकल बॉडीज़ में, इसकी वजह से उन्हें रिजर्वेशन मिला SC, STs और OBCs को पंचायत इलेक्शंस में, म्यूनिसपैलिटीज़ में और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, द लोकल गवर्नमेंट असर्शन है सिस्टम इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। रीजन, देयर आर अबाउट 36 लाख कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटिंग इन द पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज ऑल ओवर द कंट्री, ये भी सही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 76 है बेटा, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट व्हाट इज अ मेजर चैलेंज दे स्टिल फेस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो मिल गया 1992 से, पर मेजर चैलेंज अभी भी क्या वो फेस करते हैं। ए, इलेक्शंस आर नेवर हेल्ड, ऐसा नहीं है। बी, ग्राम सभाज डू नॉट मीट रेगुलरली एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स, यस। ग्राम सभा जिन्हें 2 से 3 बार मिलना होता है वो नहीं मिलते हैं एक साल में। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट है अभी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू शेयर नहीं किया है, फाइनेंशियली नहीं इंडिपेंडेंट किया उन्हें और पावर्स भी नहीं शेयर किए। क्वेश्चन 77 बेटा, विच लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट की इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सिंपल है, कॉन्करेंट लिस्ट में, मैंने आपको पहले बताया था। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट लॉज बना सकती हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। क्वेश्चन 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडिया के फेडरल सिस्टम में कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ए, सेंट्रल गवर्नमेंट है। बी, स्टेट गवर्नमेंट है। सी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। डी, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल, ये तो अलग ही चीज़ हो गई। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 79 है, आ सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड को इक्वल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच मॉडल। सिंपल सी बात है, ये बात हो रही है कमिंग टुगेदर फेडरेशन की। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो नेशनल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और दोनों इक्वल पावर्स एक्सरसाइज करती है, राइट। क्वेश्चन 80 है, विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेस्ड है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहाँ पावर्स डिवाइड शेयर की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स शेयर करता है लोकल गवर्नमेंट से, राइट। आई होप मैंने जो आपको ये MCQs आज एक्सप्लेन किए हैं विथ प्रॉपर आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 सिविक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले आज ही मैंने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के भी MCQs एक्सप्लेन किए थे और उससे भी पहले मैं एटलीस्ट 5 चैप्टर्स के प्रॉपर MCQs सोशल साइंस के एक्सप्लेन कर चुका हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स के। अगर अभी तक आपने वो MCQ वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। डू वॉच ऑल दोज वीडियोस फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम ऑफ 2027। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिकमेंड माई चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स दैट आर स्टडिंग इन क्लास 10th।
टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।